हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कंसेप्ट वगैरह देखे थे। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम के। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो नंबर सिस्टम है ये अकेला टॉपिक है। इसके ऑन एन एवरेज हर साल 7 से 8 क्वेश्चंस हर साल 7 से 8 क्वेश्चंस हैं वो नंबर सिस्टम के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, इवन जब 2023 का जो पेपर लगा था उस टाइम पे वो क्वेश्चन जिनमें नंबर सिस्टम के कुछ कंसेप्ट्स वगैरह अप्लाई हो रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस थे लगभग 16 की लगभग क्वेश्चन। तो ये जो नंबर्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि नंबर सिस्टम है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे आप देखना कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं मोस्टली उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल आते हैं, जिनमें अपनी मतलब जो कंसेप्ट्स हैं उनके साथ साथ में अपने को थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम वैसे क्वेश्चंस को भी थोड़ा थोड़ा सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ भी। सबसे पहले हम 2023 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो 23 में एक क्वेश्चन आया था 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96। इसको अपने को डिवाइड करना है किससे? इसको 100 से डिवाइड करना है और इसके अंदर रिमाइंडर पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा गया था 85 इंटू 87 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96। ठीक है, तो इसमें हमें रिमाइंडर बताना था। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी संख्याएं जो कट रही हैं उनको हम काट के देखेंगे। तो देखो 95 में 5 का भाग जाता है 19 बार, इसमें 5 का भाग जाता है 20 बार। ठीक है, फिर हम देखेंगे 5 का मल्टीपल और कौन सा है। तो यहाँ पर जो 85 है 85 भी 5 का मल्टीपल है। तो 85 में 5 का भाग देंगे 17 बार जाएगा। 20 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 4 से कटने वाले कौन कौन से नंबर है। ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है। बट जो 96 है वो 4 का मल्टीपल है। तो 4 से यहाँ पर 24 टाइम्स चला जाएगा भाग। ठीक है, तो अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच गया है? ओनली 1 बच गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में ओनली 1 बच रहा हो तो वहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? 0। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 57242। नेक्स्ट क्वेश्चन था 57242। इसकी पावर दे रखी थी कितनी? 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। हाँ, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, और इसमें हमें पूछा गया था क्या? यूनिट डिजिट पूछा गया था। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने जब आपको यूनिट डिजिट के कंसेप्ट समझाए थे तब मैंने बोला था कि नंबर चाहे कोई भी दिया हुआ हो, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके लास्ट डिजिट से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो 2 का मैंने आपको रूल बता रखा था कि जो पावर्स है उनमें हम 4 का भाग देंगे और वहाँ से रिमाइंडर देखेंगे। जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी को 2 की पावर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं 9 में 4 का भाग दूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1। 7 में दूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 3। 5 में दूंगा 1 बचेगा। 3 में दूंगा 3 और यहाँ से 1। अब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो बेसिकली यहाँ से 9 आया, फिर हम इस 9 में फिर से 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से 1 आएगा। तो जब इस पूरे के अंदर जब हम 4 का भाग दे रहे होंगे तब रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम 2 की पावर 1 को कंसीडर करेंगे तो उसका आंसर होता है 2। तो यही इसकी क्या हो जाएगी?
यूनिट डिजिट हो जाएगी। आप ऐसे डायरेक्टली हर जो मल्टीपल के अंदर जो नंबर्स दे रखे हैं उन सब में अलग अलग भी 4 का भाग दे सकते हो और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में भी भाग दे सकते हो। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 7 होता है 63, 63 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 63 इंटू 5 हो जाएगा 315, 315 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 945। इसमें जब 4 का भाग देंगे तो हमें लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है 45 है, तो 45 में जब 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आया तो यही 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 2023 में आए थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ABC प्लस में DEF इक्वल टू 1 1 1 1 ये दे रखा है। ठीक है, जहाँ पर ये A B C D E एंड F है, ये क्या है, ये R डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा था, हमें पूछा गया था कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F का मान क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। ठीक है, तो देखो अभी में इस क्वेश्चन में ये दिया गया है ना, और हमें बोला गया कि A B C D E F ये छहों के छहों डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी इन सब की वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग होंगी। कोई भी दो जो वेरिएबल दे रखे हैं यहाँ पर उनकी वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC को जब हम DEF में ऐड करते हैं तो अपने पास में 1 1 1 1 आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर C प्लस F है, इसको जब ऐड करेंगे तो देखो C की वैल्यू है वो लेस देन 9 होगी, F की वैल्यू है वो भी लेस देन 9 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों के दोनों हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं और डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं ना। अब नॉन जीरो डिजिट्स हैं और हम जब ऐसे ऐड कर रहे हैं ये 3 नंबर की दो संख्या 3 डिजिट्स की दो संख्याएं हैं, तो इसका मतलब कि जो C है, C क्या होगा, एक डिजिट का कोई नंबर होगा, F भी एक डिजिट का नंबर होगा, वैसे B और E और A और D ये सब के सब एक डिजिट के नंबर होंगे। तो जो यूनिट डिजिट वाले नंबर होते हैं वो 9 से तो छोटे ही होंगे बेसिकली। तो देखो अब C की जगह हम क्या ले सकते हैं, C को हम 9 के इक्वल में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैंने C की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ पर 9 ले ली है। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या हो सकती है, अब 9 में हम क्या ऐड करें कि 11 आ जाए, क्योंकि 11 की जो 11 का 1 होगा वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और जो उसके अलावा जो हाथ से लगेगी उसको हम आगे की साइड में पास कर देंगे। ठीक है, तो जब मान लो कि मैंने C की वैल्यू 9 ली है तो F की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, F कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, ये दो में वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, अब इसके बाद में अब देखो अब क्या है, 1 प्लस B प्लस E, इन सब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर 1 दे रखा है, इसका मतलब कि देखो B और E की वैल्यू है वो 9 के बराबर अब तो 9 भी नहीं हो सकती क्योंकि हमने C की वैल्यू है वो 9 कंसीडर कर लिए, तो B और E की वैल्यू वो 9 से छोटी हो सकती हैं, तो 9 से छोटी हो सकती हैं। B प्लस E की वैल्यू बेसिकली 20 से छोटी आएगी फिर तो यहाँ पर जो 1 आ रहा है वो क्या आ रहा होगा कि B प्लस E का सम है वो 10 आ रहा होगा, 10 में +1 करेंगे तभी 11 आ सकता है, क्योंकि 21 तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये भी लेस देन 9 है, ये भी लेस देन 9 है। तो ये जब दोनों की दोनों संख्याएं जब 9 से छोटी हैं तो फिर इन दोनों का जो मैक्सिमम सम है वो कितना आ सकता है, वो 16 आ सकता है बस।
ठीक है। 16 से बड़ा तो आ नहीं सकता, तो 16 में +1 ऐड करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ सकती है, मैक्सिमम 17 आ सकती है। ठीक है, तो जब इसकी पूरे की वैल्यू 17 आ सकती है तो हम इनका सम 21 तो कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको किसके इक्वल में रखेंगे अपन, 11 के इक्वल में रखेंगे। तो यहाँ से b + e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब b + e की वैल्यू 10 आ रही है, हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, अगर मैं मान लो कि e की जगह 1 लूँ तो b की जगह 9 आना चाहिए, बट 9 हमने पहले ही यूज़ कर लिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये सबके सब डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब अलग अलग होने चाहिए। तो e की वैल्यू 1 लूँगा तो b की वैल्यू 9 आ जाएगी, जो कि c की पहले ही ले चुके हैं। तो ये वाला जो केस है ये तो गलत हो जाएगा। फिर मान लो e की वैल्यू में 2 लेना चाहूँ तो 2 यहाँ पर f की वैल्यू आ गई, तो ये वाला केस भी गलत हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 7 प्लस में 3 बचेगा। तो मैं या तो ये ले सकता हूँ या फिर ले सकता हूँ 6 + 4 ले सकता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, b की वैल्यू है वो 7, e की वैल्यू वो कितनी आ गई, 3 आ गई है। ठीक है, अब सेम केस वही हो गया, 7 + 3 कितना हुआ, 10, 10 + 1 कितना हुआ, 11। और ये जो एक हासिल थी इसको हमने आगे पास कर दिया। फिर से वही केस बन गया है कि 1 + a + d इक्वल टू कितना होगा, 11 होगा। तो a + d कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो हमने क्या क्या अभी तक नंबर्स यूज़ ले चुके हैं, हम 2, 3, 9 और 7 ले चुके हैं। अब इसके अलावा नंबर्स कौन कौन से बचते हैं, 1, 8, 4, 5 और 6। इनमें से कौन से नंबर को जोड़ने पर 10 आ सकता है, इनमें से 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आ सकता है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो सकती है, 6, d की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4, तो इससे आ जाएगा अपने पास में 10। तो a और d की वैल्यू कितनी होगी, a बराबर कितना हो गया है 6, d बराबर हो गया है 4। ठीक है, तो a, d, c, e और b, e, c, f और b, e। तो b + e कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। c + f कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। a + d कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में a + b + c + d + e + f की वैल्यू आ जाएगी। तो 11 + 10 21, 21 + 10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब भाई जैसे मैंने यहाँ पर 9, 2 लिया है, यहाँ पर आप 7, 4 लेकर भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले वाले केस में c और f को जब जोड़ रहे होंगे तब आप 7 + 4 लेकर भी चेक कर सकते हो। लेकिन जब लास्ट में हम इनका सबका सम करेंगे तब देखना यही जो 4 वैल्यूज, ये जो 6 वैल्यूज है ना, एक तो 3, एक 7, एक 2, एक 9, एक 6 और एक 4, यही यूज में आएंगी। इसके अलावा भी आप अगर जैसे मान लो कि मैं इसको एक बार अलग पेयर बना के भी बता दूं आपको, a, b, c, d, e, f इक्वल टू में यहाँ पर दे रखा है 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो मान लो कि आप बोलोगे सर c की वैल्यू 8 ले लो, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं एक हासिल है वो आगे पास कर दूंगा। ठीक है, तो अभी b + e की कितनी आनी चाहिए, b + e 10 होना चाहिए। ठीक है, b + e कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। हम 8 और 3 को यूज़ ले चुके हैं। मैं मान लो कि यहाँ पर लिख दूँ 9, यहाँ पर लिख दूँ 1। ठीक है, या फिर मैं इसको छोड़ के यहाँ पर लिख दूँ 6, यहाँ पर लिख दूँ 4, है ना। तो अभी इनकी वैल्यू हो गई 6 + 4, फिर 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 में +1 ये ऐड हो जाएगा 11, और यहाँ से आगे हासिल पास हो जाएगी। तो a + d कितना होना चाहिए अपने पास में, 10 होना चाहिए, है ना। तो अब देखो 8, 3, 6, 4 ये सब हम काम ले चुके हैं। अभी नंबर कौन कौन से बचते हैं, 1 बचता है, 9 बचता है, और क्या नंबर बचता है, 1 बचता है, 9 बचता है, 7 बचता है, 2 बचता है, ठीक है, और एक 5 बचता है। अब इनमें से किसको ऐड करें कि वैल्यू कितनी आ जाए, 10 आ जाए। तो 9 + 1 को ऐड करने पर कितनी आएगी वैल्यू, 10 आएगी। तो देखो यहाँ से 10 आई, एक इन दोनों को जोड़ने पर 10 आई 20, और इन दोनों को जोड़ने पर कितनी आई 11 आई। तो 20 + 11 कितना हो गया, 31 हो गया। तो आप कोई सा भी केस बनाओ हमेशा 31 ही आंसर आएगा जब ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस एन टी, ये 5 कोई नंबर दे रखे हैं। इनमें से 3 नंबर हैं वो तो हैं इवन नंबर और 2 हैं वो ऑड है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि कौन से इवन नंबर है कौन से ऑड नंबर है, हमें जस्ट और जस्ट क्वेश्चन में बताया गया कि 3 तो इवन है 2 ऑड है, वो कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है कि P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ये है, ये पूरा का पूरा ये डेफिनेटली इवन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि 2P प्लस क्यू प्लस 2R माइनस 2S प्लस में T, ये है, ये डेफिनेटली ओड होना चाहिए। ठीक है, हमें ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें भी हमें अलग अलग इनके जो अलग अलग केसेस बनाकर चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लो मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी। देखो कंडीशन क्या हो सकती है, या तो मैं ले लूँ अपने पास में 3 इवन नंबर है 2 ऑड नंबर है। ठीक है, अब या तो मैं ये काम कर लूँ कि ये तीनों की तीनों मैं इवन मान लूँ और ये दोनों के दोनों ऑड मान लूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो अभी इसमें से मान लो कि मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, S प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, तो P प्लस क्यू प्लस आर तीनों की तीनों इवन नंबर हैं, तो कोई भी इवन नंबर होता है, जितने भी इवन नंबर होता है अगर उनका अपन सम करेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही रिजल्ट प्राप्त होगा ना, तो यहाँ से क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब माइनस एस माइनस टी है तो इसको मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये S प्लस टी हो गया। अब S प्लस टी है, S और T को हमने क्या माना है, ऑड नंबर माना है। ठीक है, तो अगर 2 ऑड नंबर को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं 3 प्लस 1 करता हूँ तो 4 आता है ना, तो 2 अगर ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। अब अगर इवन में से इवन माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इवन आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस हमने लिया कि जो प्लस वाले हैं इन तीनों को हमने इवन मान लिया है और इन दोनों को ऑड मान लिया है। ठीक है, अब मैं काम कर लेता हूँ कि जो ये दोनों के दोनों ऑड हैं ये प्लस वालों में शामिल कर लिए मान लो मैंने, तो मैंने क्या किया कि P है, P तो क्या है, इवन है, प्लस में Q एंड R है, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑड हैं, और माइनस में S प्लस T, इस पूरे को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये दोनों के दोनों हैं, ये क्या है, इवन है। तो देखो ये इवन है तो यहाँ पर क्या हुआ, इवन, प्लस में Q प्लस R है, Q और R है वो ऑड हैं, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। माइनस में S और T दोनों के दोनों इवन है, उनका सम है वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इवन प्लस इवन माइनस इवन करेंगे तो भाई सम संख्या में से सम संख्या जोड़ रहे हैं और सम संख्या ही घटा रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, ये दोनों से अपने पास में ये प्रूफ हो रहा है कि जो ये क्या बोलते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है। भी हम इसका तीसरा केस और लेंगे। मान लो कि मैं ये कर लेता हूँ कि P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, इनमें से एक तो ऑड नंबर यहाँ से है और एक ऑड नंबर मान लो कि ये T को मान लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला केस ये बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि P प्लस क्यू है, ये दोनों के दोनों तो क्या है, इवन नंबर है, और R को मैंने क्या माना है, ऑड माना है, S को मैंने क्या माना है, इवन नंबर माना है, और माइनस में T को क्या माना है मैंने, ऑड नंबर माना है। तो देखो ये इवन है और ये इवन है, तो इवन माइनस इवन क्या होगा, इवन ही आएगा। बट अगर ऑड माइनस ऑड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इवन नंबर आएगी। अब इवन प्लस इवन हो या इवन माइनस इवन हो, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इवन ही आएगी। भाई देखो ऑड 3 है, ऑड 1 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा ना। तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन होता है, बट इवन माइनस इवन भी इवन ही होगा। ठीक है,
तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो हर केस में क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सेकेंड वाले स्टेटमेंट को। जब यहाँ पर डेफिनेटली दे रखा ना, इसका मतलब कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए तो फिर हमें क्या करना है कि वो पॉसिबल केसेस चेक करने हैं जिनमें ये स्टेटमेंट है ये गलत हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये अगर डेफिनेटली बोला गया तो इसका मतलब कि बहुत सारे केसेस में ये सही हो रहा होगा। तो अब देखो नेक्स्ट वाले को देखेंगे, डेफिनेटली ओड दे रखा है ना, कि ये वाला जो है ये डेफिनेटली ओड दे रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2p प्लस में q प्लस 2r माइनस 2s प्लस में t। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चाहे s की वैल्यू हम ओड ले या इवन ले, ये हमेशा इवन ही रहेगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है। ये भी हमेशा क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। ये भी हमेशा क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि डेफिनेटली ये क्या है, ओड है। तो चलो मान लो कि मैंने क्या किया है, मैंने जो ये दोनों के दोनों ओड नंबर है, ये एक तो मैंने यहाँ पर ले लिया है p को मैंने ओड मान लिया। ठीक है, एक मैंने r को ओड मान लिया है और एक मैंने किसको मान लिया है, p को ओड मान लिया है। ठीक है, तो अब क्या होंगे, s है, s क्या होगा, इवन नंबर होगा। t क्या होगा, t भी इवन होगा और q भी क्या होगा, इवन होगा। अब देखो p ओड नंबर था बट उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। q है वो ऑलरेडी इवन नंबर है। ठीक है, r है वो ओड नंबर था बट उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। s ऑलरेडी इवन नंबर था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो इवन ही रहेगा। t क्या था, इवन था। अब इवन में इवन जोड़ रहे हैं, इवन घटा रहे, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाला केस ऐसा बन रहा है कि जिससे इसकी वैल्यू है वो इवन नंबर आ रही है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि डेफिनेटली ओड है, तो ये वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि एक अपने पास में नंबर दे रखा है क्या, p, जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, एक c दे रखा है जो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, p एक प्राइम नंबर दे रखा है, c कंपोजिट नंबर दे रखा है। अब अपने पास में ऑप्शन दिए हुए थे कि p प्लस सी अपॉन में p माइनस सी, ये मे बी इवन। फिर दूसरा ऑप्शन था कि 2p प्लस सी मे बी ऑड। फिर तीसरा ऑप्शन था कि pc मे बी ऑड। ठीक है, ये अपने को 3 ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में, हमें बताना था कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो फर्स्ट वाला दे रखा है कि p प्लस सी अपॉन में p माइनस सी है, मे बी इवन नंबर हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, p मान लो कि p है, ये p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2, 3, 5, 7, इससे आगे चल के जो जो प्राइम नंबर से वो हो सकती है। c है वो कंपोजिट नंबर है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कंपोजिट मतलब कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो वो सारी की सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो मान लो कि p की जगह मैं क्या ले लेता हूँ p की जगह मैंने वैल्यू ली क्या, - 23 ले ली। ठीक है, p की जगह मैंने वैल्यू ले ली कितनी, 23। छोड़ो, p की जगह मैंने वैल्यू ले ली कितनी, 7 ले ली यहाँ से। ठीक है, और c की जगह मैंने ले ली वैल्यू 9 क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है,
अब नीचे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 9 हो जाएगा। तो ऊपर क्या है 16 है, नीचे क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है -8 आ रही है। ये इवन नंबर है ना, ठीक है। इसमें बोला गया कि मे बी इवन, मतलब कि अगर कोई एक केस भी अगर इवन नंबर का आ रहा है तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन क्या है कि 2p + c मे बी ओड। तो यहाँ पर 2p + c मे बी ओड, तो 2p तो क्या हो जाएगा, हमेशा इवन होगा, क्योंकि p की वैल्यू कुछ भी लें बट वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। प्लस में क्या है c, अब c को हम ओड भी ले सकते हैं, c को हम इवन भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि मे बी ओड, मतलब कि कोई भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती हो जिससे अगर ये ओड नंबर हो रहा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब हम c की वैल्यू ओड लेंगे तो इवन प्लस ओड होगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ओड आएगी। तो जब हम c की वैल्यू अगर ओड ले रहे हैं तो उस केस में ये वाला ऑप्शन है ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। हमें बोला गया कि मे बी, अगर मे बी बोला गया तो कोई भी अगर एक केस में अगर ये वाला स्टेटमेंट है ये सही हो रहा है तो इसको हम सही ऑप्शन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला PC में बी ओड, तो PC में बी ओड, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब देखो दो नंबर्स हैं, वो अगर मल्टीप्लाई में है, उनका मल्टीपल है, वो क्या आना चाहिए, वो ओड नंबर आना चाहिए। उसके लिए कंडीशन होती है कि P है ये भी ओड नंबर हो और C है ये भी ओड नंबर हो। तो जो प्राइम नंबर्स होती हैं उनमें 2 को छोड़ के बाकी सारी की सारी प्राइम नंबर्स है वो ओड नंबर ही होती हैं। तो P है, P की जगह हम अगर मान लो कि मैं 3 ले लेता हूँ और C की जगह अगर मैं 9 ले लेता हूँ, 9 एक कंपोजिट नंबर, तो 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस केस में भी ये क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। इसका मतलब कि थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मे भी बोला गया था, तो इसका मतलब तीनों जो ऑप्शन है उनमें एक पॉसिबिलिटी, एक या एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर ये स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाता है कि सारे के सारे स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कि एक्स वाई जेड ये किससे डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा था पहला ओनली 7 and 11, सेकेंड दे रखा था ओनली 11 and 13, थर्ड था ओनली 7 and 13, फोर्थ था 7, 11 and 13, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको ये पहले से बता रखी है कि XYZ अगर फॉर्मेट में अगर कोई नंबर है तो ये हमेशा 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा। अगर ये आपको याद होता तो ये फिर डायरेक्ट ये ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 7x + 96 ये है, ये x से डिविजिबल है। तो x के पॉसिबल वैल्यूज की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बोला गया कि 7x + 96 है इज डिविजिबल बाई x, सो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विल बी देयर, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया था। अब देखो
इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, 7x प्लस में 96, 7x प्लस 96 से x से डिविजिबल है। तो जो ये 7x है ये तो क्या है, x का मल्टीपल है ना। तो 7x तो हमेशा x से डिविजिबल होगा ही होगा। हमें चेक किसको करना है, हमें चेक करना है सिर्फ और सिर्फ इस 96 को। अब 96 x से डिविजिबल होना चाहिए, तो 96 x से डिविजिबल होना हाँ ठीक है, 96 है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, यानी इसके जो फैक्टर्स हैं वो बताने हैं हमें। अब इसमें पूछा कि हाउ मेनी वैल्यूज, ठीक है, तो हाउ मेनी वैल्यूज मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे अपने से क्वेश्चन में। तो 96 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 12 इंटू 2 24, 24 48, 48 96, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए मैंने बोला था आपको कि पावर में +1 ऐड करते चलना और सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1 + 1 हो जाएगा। तो ये कितना था, 6 इंटू में कितना है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी वैल्यूज, सो 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQRS ये 4 हैं, ये सिंगल डिजिट की क्या है, सिंगल डिजिट की डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। तो हमें P + Q और R + S इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा था। अब देखो हमें क्या करना है, हमें P + Q और R + S की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और हमें कंडीशन क्या दी गई है कि P Q R S हैं, ये सब के सब कोई सिंगल डिजिट के नंबर है। तो मतलब कि ये सारे के सारे वो 9 से छोटे होंगे, लेस देन 9 होंगे, लेस देन एंड इक्वल टू 9, यानी 9 भी हो सकते हैं। अब देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो इसके लिए हमें P, Q, R और S इन सब के जो बड़े से बड़े मान हैं वो लेने पड़ेंगे। तो हम P, Q, R, S की जगह क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, 6, 7, 8, 9 ले सकते हैं, क्योंकि जब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो हम प्लस करेंगे तो फिर इनके जो कॉम्बिनेशन से जो वैल्यूज आएंगी उनसे ही हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो पाएगी, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, सबसे पहले इनको इस जगह पर हम पुट करते हैं ना। मान लो कि मैं P और Q की जगह 9 + 8 लिख दूं, 17, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 + 7 आ जाएगा 13। तो पहले वाला कितना था 17, दूसरे वाला कितना था 13, तो 13 × 7 = 91, 13 × 7 91, 91 की 1 यहाँ पर बच गया, पावर कितनी बची 9, तो 13 × 1 13, 13 + 9 22 हो जाएगा। तो इससे आंसर क्या आ रहा है, जब हम 9 + 8 और 6 + 7 लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है अपने पास में 221 आ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर ले लूँ 9, यहाँ पर ले लूँ 7, दूसरी तरफ क्या बच जाएगा 8 + 6, तो यहाँ से कितना आ रहा है 16 × 14, तो 16 × 14 करेंगे तो 16 × 4 कितना होता है 64 होता है, और 16 × 1 करेंगे तो 16 प्लस में 6 हो जाएगा कितना 224। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ रही है वैल्यू 224। अब मैं 9 के साथ में किसको ले लेता हूँ 6 को ले लेता हूँ, और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 + 7 हो जाएगा। तो 9 + 6 कितना होता है 15, इंटू में 8 + 7 कितना होता है 15, तो 15 × 15 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। इसके 3 ही पॉसिबल बनते हैं। मैंने 9 के साथ में एक बार 8 को रख लिया, एक बार 7 को रख लिया, एक बार 6 को रख लिया, ठीक है। दूसरी साइड में जो रिमेनिंग थे वो सारे के सारे इधर की साइड में रह गए। तो जब 9 + 6 और 8 + 7 को लेता हूँ तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 225। तो देखो जब मैंने 9 + 8 और 6 + 7 लिया तो फिर वैल्यू आ रही थी अपने पास में 221,
और 9+7 और 8+6 लिया तो वैल्यू आ रही थी अपने पास में 224, बट 9+6 और 8+7 लिया तो अपने पास में वैल्यू आ रही थी 225, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 9 है, उसको 99 टाइम्स लिखा गया है। और इसको 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा गया था। ठीक है, ये है, इसको 9 को 99 टाइम्स लिखा गया है और इसको 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने इसका आपको बता रखा था कि कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लो a है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है a, तो a को मैं 6 टाइम लिख रहा हूं। ये है, ये पूरा का पूरा किससे डिविजिबल होता है? ये 13 से डिविजिबल होता है। ठीक है, a को अगर मैं 6 टाइम लिख रहा हूं तो ये 13 से डिविजिबल होगा। अपने हमारे क्वेश्चन में बोला कि 9 को 99 टाइम्स लिखा गया है, तो 99 में से 6 के कितने पेयर बन जाएंगे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 99 में 6 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ से 16 आएगा, 16 × 6 96 होता है। एक्स्ट्रा में कितने बच गए अपने पास में? रिमाइंडर 3 बच गए। इसका मतलब कि 6 के 16 पेयर्स बन जाएंगे। उन सब में तो 13 से वो जो पेयर्स होंगे वो सब के सब तो 13 से डिविजिबल होंगे, बट लास्ट के 3 9s बचेंगे। हमें उनको चेक करना है कि उनमें जब 13 का भाग दे रहे हैं तब रिमाइंडर कितना बचेगा, क्योंकि ये अपने पास में एक्स्ट्रा में है ये वाले। तो 13 × 7 कितना होता है? 91। रिमाइंडर कितना बचता है? 8 यहाँ पर 9 है, आगे वाला 9 कंसिडर करेंगे तो 13 × 6 कितना होता है? 78। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 11। तो इसका आंसर कितना आएगा? 11। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा था, मैंने बोला भी था कि भाई इसको याद कर लेना। और तो इससे ये स्टार्टिंग वाले 96 जो 9 है ये सब के सब तो इससे डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएंगे 13 से। लास्ट वाले 3 बचेंगे, उसमें हम भाग देंगे तो 13 × 7 कितना होता है? 91। 99 में से 91 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। तो फिर हो जाएगा 89। 89 में से 13 × 7 कितना, 13 × 6 कितना होता है? 78। तो 89 में से 78 को माइनस करेंगे तो अपने पास में रिमाइंडर कितना बचेगा? 11। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई 9 अंकों की संख्या है जिसका प्रत्येक अंक 1 है, तो इसको सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त अंकों का योग। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया था कि 9 अंकों की एक संख्या है जिसका प्रत्येक अंक है वो 1 है। ठीक है, यानी कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे वो ऐसे है। ठीक है, हाँ, एक नंबर है जिसमें 9 टाइम्स 1 है, ये पूरा पूरा नंबर है। इसको हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास में उसके जो डिजिट्स होंगे उनका सम पूछा गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया। तो इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जैसे 11 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आता है? 121 आता है। वैसे ही हम जब 111 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 12321 आएगा। हम 111
1 इंटू 1 1 1 1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 2 3 4 3 2 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो जब मैं 2 बार 1 यूज ले रहा हूँ तो 1 2 तक जा रहा है, फिर वापस डिक्लाइन होते जा रहा है। अगर मैं 3 बार ले रहा हूँ तो 1 2 3 तक जा रहा है, फिर वापस डिक्लाइन होते जा रहा है। अगर मैं 4 बार 1 ले रहा हूँ, उसी को सेम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 4 टाइम्स तक जा रहा है, उसके बाद वापस डिक्लाइन हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 9 टाइम्स 1 ले रहा हूँ तो फिर क्या होगा, अगर मैं 9 टाइम्स 1 ले रहा हूँ तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जब हम उसको सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी जब हम 9 टाइम्स 1 को 9 टाइम्स 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब। इसमें क्या आ रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त जो नंबर होगा इसके डिजिट्स का सम पूछा गया है। तो इसके डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 8 53 7 60 6 66 5 71 4 75 3 78 2 80 और 81 हो जाएगा। भाई आप इनका सम करके देख लेना, 81 आंसर आएगा। ठीक है, इसका ये वाली चीज़ ध्यान रख लेना कि जितने हम 1 यूज़ ले रहे हैं उतने वहाँ तक अपन जाएंगे और फिर बाद में वापस -1 करते करते वापस 1 तक जाएंगे। यहाँ पर 9 नंबर ले रखे यानी 9 बार 1 ले रखे थे तो हम 9 तक गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि 10 से 100 तक अगर हम नंबर्स लिखेंगे सारे के सारे तो उनमें जो जो डिजिट्स आ रहे हैं उन सब का सम क्या होगा। तो भाई देखो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि 1 कितनी बार आएगा। ठीक है, 10 से 99 तक हम चेक कर लेते हैं, लास्ट में 100 वालों को अलग से काउंट कर लेंगे। ठीक है, 10 से 99, 10 से 99 तक 1 कितनी बार आएगा। तो देखो 10 से लेकर जब 19 तक जाते हैं तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 10। इन सब में ये सेकेंड प्लेस वाला तो 1 ही आ रहा होगा, तो मतलब कि 10 टाइम्स 1 तो यहाँ से आ गया है। ठीक है, फिर बाद में एक 11 में यहाँ पर आता है, 11 में यूनिट डिजिट पर 1 आता है, 21 में आता है, 31 में आता है, 41 में आता है, 51 में आता है, 61 में आता है, 71 में आता है, 81 में आता है, 91 में आता है। तो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 बार तो सेकेंड प्लेस पर अपने पास में 1 आ गया और 9 बार अपने पास में यूनिट डिजिट पर 1 आ गया। तो टोटल 1 कितनी बार आया, 19 टाइम्स आया है। ठीक है, तो 1 अपने पास में कितनी बार आया, 19 टाइम्स आया। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि मैं 2 को चेक करूं कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो देखो 2 सबसे पहले किस पर आएगा, 12 में आएगा, फिर 22 में आएगा, फिर 32 में आएगा, फिर 42 में आएगा, फिर 52 में आएगा, फिर 62 में आएगा, 72 में आएगा, 82 में आएगा, 92 में आएगा। यूनिट प्लेस पर कितनी बार 2 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ गया यूनिट प्लेस पर। ठीक है, अब सेकंड प्लेस पर देखेंगे, सेकंड प्लेस पर देखो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार किस पर आया है, सेकंड प्लेस पर आया है। इसका मतलब कि 9 + 10 कितना हो गया, 19 हो गया।
इसका मतलब कि 1 भी 19 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 19 टाइम्स आ रहा है, ऐसे ही 3 भी 19 टाइम्स आएगा, 4 भी 19 टाइम्स आएगा, 5 भी 19 टाइम्स आएगा, सारे के सारे हैं वो कितने टाइम्स आएंगे, 19 टाइम्स आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1 इंटू 19 होगा, क्योंकि अगर 1 19 टाइम्स आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 इंटू 1 हो जाएगा। फिर 2 भी कितनी बार आ रहा है, 19 टाइम्स आ रहा है। फिर 3 भी 19 टाइम्स आ रहा है। फिर 4 भी क्या आ रहा है, 19 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही चलते रहेंगे तो 9 भी क्या आएगा, 19 टाइम्स आएगा। हम इस पूरे में से क्या ले लेंगे, 19 को कॉमन ले लेंगे। हम इस पूरे में से 19 को कॉमन ले लेंगे। तो 19 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस में 5 प्लस में 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, अब देखो आप इसका डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई n जो नेचुरल नंबर्स होती हैं जो कि सीरियल वाइज दे रखी है, यानी क्रमिक n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n × n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, तो 9 × 10 / 2, तो ये कितने आ जाएगा, 45। 9 × 5 45 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 × 45। अब देखो ये तो मैंने किसको कंसीडर किया, 10 से लेकर 99 तक जो वर्ड डिजिट्स थे उनको। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, 10 से लेकर 100 तक है, तो इसका मतलब 100 वाला जो नंबर है इसमें भी हम देखेंगे तो इसमें 0 का कोई मतलब नहीं है, तो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा में और आ रहा है। तो 19 × 45, तो 10 से लेकर 99 के बीच में जितने डिजिट्स थे उन सब का सम हो गया, बट ये एक्स्ट्रा में एक आ रहा है तो इसको अलग से अपन +1 लिखेंगे। ठीक है, तो 19 × 45 करेंगे तो 19 × 5 कितना होगा, 95। फिर 19 × 4 कितना हो जाएगा, 76। 76 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। तो 855 प्लस में 1 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में, 856 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी 2023 में आया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि 2023 में आ रखे थे। अब देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन था, ये 3 ये सेम ही था, 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन तो एकदम ऐसे थे जिनके अंदर नंबर सिस्टम एकदम डायरेक्टली अप्लाई हो रहा था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे 2023 में आए थे। आपको अभी तक जितनी क्लासों में नंबर सिस्टम कराया उससे लगभग सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है, तो अब आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस पता चल जानी चाहिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, अब 2024 में जो क्वेश्चन आ रखे थे उनको देखेंगे अपन। सबसे पहला क्वेश्चन था कि 2 की पावर 192 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। ठीक है, 2 की पावर 192 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा गया हमसे। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 192 दे रखा है, इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 × 2 की पावर 191 अपॉन में 6 हो जाएगा, तो ये इससे 3 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जो 2 की पावर 191 लिख रखा है इसको मैं 3 - 1 की पावर 191 लिख दूं, अपॉन में 3 हो जाएगा। ये वही वाला जो केस नहीं हो गया कि ax - b की पावर ax + b की पावर n है, अपॉन में a है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे -1 यानी b की पावर n 191 अपॉन 3 को कंसिडर करेंगे, इसके अंदर भाग दे करेंगे। -1 की पावर है वो ओड नंबर दे रखी है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर -1 दे रखा है, ऊपर -1 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके जो जिससे भाग दे रहे हैं यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको -1 में ऐड कर देंगे, तो -1 में +3 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने इजी से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला था कि 1 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 4 इंटू
3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 8, ऐसे चलते रहेंगे हम। और 25 की पावर 50, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने थे, ठीक है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने थे, ठीक है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो देखो यहाँ से 2 की पावर 4, 4 की पावर 8, इनमें 2 तो खूब सारे मिल जाएंगे अपने को। हमें चेक क्या करना है, 5 की पावर्स देखनी है। तो सबसे पहले देखो 1 है तो उसकी पावर 2 हो रही है, 2 है तो उसकी पावर 4 हो रही है। तो इसका मतलब कि जो बेस में दे रखा है पावर्स उसकी जस्ट डबल है। तो 5 की पावर कितनी होंगी, यहाँ से 10 होंगी, फिर 10 की पावर कितनी होंगी, 20 होंगी, फिर 15 की पावर कितनी होंगी, 30, फिर 20 की पावर 40, फिर 25 की पावर कितनी हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, ठीक है। तो 5 की पावर 10 है, यहाँ से हमें 5 की पावर कितनी मिलेंगी, 10 मिलेंगी। 10 की पावर 20, यहाँ से 5 की पावर 20 मिलेंगी। 15 की पावर 30, यहाँ से 30। 20 की पावर 40 है, यहाँ से अपने को 5 की पावर 40 मिलेंगी। बट 25 की पावर 50 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 50। तो यहाँ से हमें 5 की पावर टोटल कितने मिलेंगी, वो 100 मिलेंगी, ठीक है। एक बार इस 5 की पावर 50 है, एक बार इस 5 की पावर 50 है। तो यहाँ से अपने पास में 100 आएंगी, जो 5 की पावर्स होंगी वो। इन सबको ऐड करेंगे तो 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 30 170 प्लस 20 190 प्लस में 100 कितना 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन आया था, अगला क्वेश्चन था कि 222 की पावर 333 प्लस में 333 की पावर 222, ये किन से डिविजिबल है। ठीक है, ये किन से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे थे। फर्स्ट ऑप्शन था 2 and 3 बट नोट 37। सेकेंड ऑप्शन दे रखा था 3 and 37 बट नॉट 2। सी ऑप्शन दे रखा था 2 and 37 बट नॉट 3। डी ऑप्शन दे रखा था 2, 3 and 37, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3 बट नॉट 37, 3 से 37 बट नॉट 2, 2 37 बट नॉट 3, 2 and 3 and 37, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 2 की कितनी पावर्स करें, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इवन नंबर आएगी। तो फर्स्ट वाला जो है 2 की पावर 333, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, हमारे पास में इवन आएगा। प्लस में हम क्या कर रहे हैं कि 333 की पावर है 222। जब यूनिट डिजिट पर अगर कोई ओड नंबर दे रखा हो तो उससे हमेशा रिजल्टेंट क्या आएगा, उसकी कितनी भी पावर कर लो रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा ओड नंबर ही आएगा। तो इवन में जब अगर हम ओड ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा, ओड आएगा। इसका मतलब कि अगर इसको पूरे की जो भी वैल्यू आएगी वो ओड नंबर आएगी, और ओड नंबर है वो 2 से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जिसमें 2 से डिविजिबल बता रखा वो सारे के सारे ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें 2 से डिविजिबल बता रखा है गलत, इसमें 2 से बता रखा है गलत, इसमें 2 से बता रखा है गलत, तो डायरेक्ट ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपरली अगर क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो देखो सबसे पहला दे रखा है 222 की पावर 333 प्लस में दूसरा दे रखा है 333 की पावर 222, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, मैं यहाँ से 111 की पावर 333 इंटू में क्या कर दूंगा 2 की पावर 333 लिख लिया मैंने ये। प्लस में यहाँ से
111 की पावर 222 इंटू में 3 की पावर 222। ये इसको मैं अगर एक्सपेंड करूँगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 111 की पावर है 222, यहाँ से 111 की पावर है 333 है ना, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा 111 की पावर है 222, इसको कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 111 की पावर 111 इंटू में 2 की पावर 333 प्लस में यहाँ से पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 की पावर 222। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो चीज़ पहले से बता दी थी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, एक ओड नंबर होगी, है ना। और इसको देखो, ये जो 111 की पावर 222 है, अब देखो 111 होता है वो होता है 3 इंटू 37, इसकी पावर कितनी है 222 दे रखी है। ब्रैकेट में क्या है 111 की पावर 111 इंटू में 2 की पावर 333 प्लस में 3 की पावर 222। ठीक है, तो देखो अब ये देख लो कि भाई इसके 3 भी इसका फैक्टर है, 37 भी इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ये 37 से भी डिविजिबल होगा। ये तो हमें पता चल गया कि ये 3 से और 37 से तो विभाजित है। हमें चेक करना है भी 2 का। तो देखो 3 की पावर 222 होंगी, इससे अपने पास में कोई ना कोई ओड वैल्यू ही प्राप्त होगी। 37 है, ये ओड नंबर है, इसकी पावर से अगर कितनी भी लेंगे तो इससे वैल्यू अपने पास में ओड नंबर ही आएगी। यहाँ पर देखो 111 की पावर 111 होगी तो यहाँ से क्या आएगा ओड नंबर आएगा। 2 की पावर 333 होगी, इससे क्या आएगा अपने पास में इवन नंबर आएगा। 3 की पावर हम कितनी भी लेंगे तो हमेशा क्या आएगा अपने पास में ओड नंबर आएगा। ओड इंटू इवन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इवन आएगी। प्लस में क्या है ओड है, तो इवन प्लस अगर ओड करते हैं तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है ओड आता है। यहाँ से अपने इस पूरे से इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ओड नंबर ही आएगी कोई ना कोई। बाहर वाला हमने पहले से ही चेक कर लिया कि ओड नंबर है। ओड नंबर को ओड नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है हमेशा ओड नंबर आएगा। अब इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जितना भी है इसका रिजल्टेंट क्या आएगा हमेशा ओड नंबर आएगा। ओड नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता नहीं है, तो इसका मतलब कि ये इस क्वेश्चन में 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 और 37 से डिविजिबल होगा बट 2 से नहीं होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन दे रखा था कि 30 की पावर 30, इसमें जितने भी जीरोज हैं मतलब कि लास्ट के अंत में जो जीरोज के जस्ट लेफ्ट डिजिट क्या है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 39000। अब अगर इसमें बताना हो कि हमें जीरो के जस्ट लेफ्ट में नंबर क्या है, तो जस्ट लेफ्ट में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से जितने जीरोज आ रहे हैं उन सबको हम साइड में कर देंगे और उसके बाद में जो वैल्यू होगी उसके अंदर यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया अपने से। तो अब ये मान लो कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है 30 की पावर 30, इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि 3 गुणा 10 की पावर 30। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3 की पावर 30 इंटू में 10 की पावर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखो इसमें नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरो जो होंगे वो सारे के सारे यही तो है 10 की पावर 30, यानी इसके लास्ट में कितने जीरो जाएंगे 30 जीरो जाएंगे। ठीक है, अब ये 30 जीरो हमने ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे लिख दिए, इसके जस्ट साइड में जो नंबर होगा वो इसका यूनिट डिजिट तो होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या किया 30 को 3 इंटू 10 लिख दिया, फिर हम 3 की पावर 30 इंटू में 10 की पावर 30 लिखा। अब जो 10 की पावर 30 यहीं से अपने पास में जीरोज काउंट होंगे, तो ये जो टोटल 30 जीरो होंगे ये सारे के सारे लास्ट में आ जाएंगे। इसके बाद में जो नंबर होगा वो ये 3 की पावर 30 का जो यूनिट डिजिट होगा वही नंबर होगा। अब 3 की पावर 30 है, इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है, तो 3 का मैंने आपको रूल बता रखा है कि जो पावर है उसमें जब हमें 4 का भाग देना है, तो पावर कितनी है 30 में अगर 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा अपने पास में।
तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसी को पावर कंसिडर करते हैं। तो 3 की पावर 2 होगा, तो 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आती है, 9 आती है। तो जो भाई इसके अंत में जितने भी जीरोज होंगे उसके जस्ट लेफ्ट वाला जो डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 421 एंड 427 को जब एक ही नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर है वो 1 बचता है। तो जो डिवाइजर है के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है कि रिमाइंडर 1 बचे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 नंबर है, एक तो 421 और एक है 427। इसमें हम कोई एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, बट उससे जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर दोनों केसेस में 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि डिवाइजर के रूप में ऐसे कौन से वैल्यूज हो सकती हैं जिनसे हम अगर 421 और 427 बोथ को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में रिमाइंडर है वो 1 प्राप्त होगा। अब देखो, अगर रिमाइंडर 1 हो रहा है हमारे पास में प्राप्त, इसका मतलब कि हम अगर 421 में से -1 कर दें यानी 420, इसका मतलब कि जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो 420 को तो पूरा विभाजित करेगा। मतलब जो रिमाइंडर 1 था उसको हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। इसका मतलब बाद में जो वैल्यू बचेगी 420, इसमें तो जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो पूरे की पूरी इसको विभाजित करेगी, यानी 420 है वो जो नंबर n है उससे डिविजिबल होगा ही होगा। वैसे ही 427 है, इसमें से अगर हम -1 कर दें, जो रिमाइंडर था उसको हमने हटा दिया, तो वैल्यू जो आएगी 426, ये जो वैल्यू n है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे पूरी तरह डिविजिबल होगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, जैसे 15 है, 15 में हम 6 का भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना आता है, 15 में जब हम 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा अपने पास में 3। मान लो कि मैं इस रिमाइंडर को 15 में से माइनस कर दूं, यानी 15 - 3 कर दूं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। अब इस 12 में तो 6 का पूरा भाग जाएगा ना। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। वैसे अगर मान लो कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 दे रखा है, 421 में जब हम किसी नंबर है n से अगर 421 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर अपने पास में आ रहा है 1। अब मान लो कि मैं उस 1 को 421 में से माइनस कर दूं, ठीक है, उसके बाद में जो वैल्यू अपने पास में 420 प्राप्त होगी वो तो इस n से डिविजिबल होगी। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा में जो 1 था वो तो हमने माइनस कर दिया पहले ही। वैसे यहाँ पर 427 दे रखा है, इसमें से अगर मैं इस रिमाइंडर को हटा दूं तो बाकी जो वैल्यू बचेगी 426 वो तो इस n से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब ये 2 वैल्यू दे रखी है, क्या क्या, 420 और 426। इन दोनों की हमें जो कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको काउंट करना है कि वो कितने हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा।
तो 420 को क्या हो जाएगा, इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू 7, 7 पंजो 35, 105, दूनी 210, दूनी 420, ठीक है। 426 का करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 213, यहाँ पर 213 आया है। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट है वो 3 है। 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से अपने पास में 71 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके जो कॉमन फैक्टर्स है वो देखते हैं। एक तो क्या हो सकता है भाई 2, यहाँ से भी देखो इसका फैक्टर है वो 2 आ जाएगा एक तो अपने पास में। एक कितना हो सकता है 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और एक ही ओनली 3 भी हो सकता है। ये देखो इसमें 2 भी आ रहा है यहाँ पर सेम, और 3 भी आ रहा है ये वाला, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आ रहा है। तो 2, 3 और 6 ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 426 के भी होंगे और 420 के भी होंगे। तो 2, 6 एंड 3 ये वो कॉमन फैक्टर हैं जिनका अगर हम 421 और 427 इन दोनों में अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो ऐसी 3 वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो 3 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। एक वैल्यू दे रखी है एस इक्वल टू क्या दे रखा है अपने पास में, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहां पर x y z है, ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। जिनकी वैल्यू है वो लेस देन 10 है, ये तीनों की तीनों लेस देन 10 है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा अपने को, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। सेकेंड वाला दे रखा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। थर्ड वाला दे रखा है द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, ठीक है। ये तीन अपने पास में स्टेटमेंट दे रखे हैं। अपने क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो s है, s एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, और जहाँ पर x y z है ये तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं जिनकी वैल्यू 10 से छोटी है, यानी x y और z हैं वो 10 से छोटी प्राइम नंबर से। तो 10 से छोटी प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5 और 7, ये 4 है। तो मतलब x y और z है, इनकी वैल्यू या तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है, ठीक है। x y z और x y z की वैल्यू 2, 3, 5, 7 हो सकती है। हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0। सेकंड दे रखा है वो कि द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9, और थर्ड दे रखा है यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5, ठीक है। सबसे पहले हम 0 वाला चेक करते हैं। तो हमें इनमें से 3 वैल्यूज लेनी है। यहाँ पर कैन भी दे रखा है, इसका मतलब कि एक पॉसिबिलिटी हमें देखनी है कि 0 अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर डेफिनेटली बोला होता तो हम ऐसी वैल्यू चेक करते जिससे इसका यूनिट डिजिट 0 ना आए, तो ये ऑप्शन हम कट कर देते, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली और मे बी, कैन बी, इन सब के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनको हमें कैसे सोल्व करना है, ठीक है। यूनिट डिजिट 0 दे रखा है, ठीक है, कैन बी यूनिट डिजिट 0, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 प्लस 2 अगर करेंगे तो 10 हो जाएगा। मान लो कि मैं x की वैल्यू ले लूँ 2, y की वैल्यू ले लूँ 3 और z की वैल्यू ले लूँ 5, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0। इसका मतलब कि जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है कि यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। तो देखो मैं यहाँ से अगर 9 यूनिट डिजिट अपने को लेना है, हमें क्या तीन नंबर्स को ऐड करना है। तो अगर मान लो कि मैं 2 ऑड नंबर को ऐड करूंगा तो क्या आएगा अपने पास में इवन आएगा। इसमें मैं तीसरी भी ऑड नंबर ही ऐड कर पाऊंगा, तभी तो इसकी वैल्यू ऑड आएगी। इसका मतलब कि ऑड तभी आ पाएगी जब हम तीनों की, देखो मैं मान लो कि पहली मैंने ऑड वैल्यू ली, दूसरी मैंने ऑड ली, तीसरी मैंने ऑड ली, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा इवन, इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा ऑड। तो अगर मैं तीनों की तीनों वैल्यूज हैं उनको अगर ऑड नंबर लूंगा तभी तो इसका रिजल्टेंट है वो ऑड नंबर प्राप्त होगा। और यूनिट डिजिट 9 हमें चेक करना है, तो इसका मतलब कि वो नंबर वो मस्टली ऑड नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऑड नंबर्स कितने हैं, 3 है, 5 है, 7 है, हमें यही तीनों की तीनों वैल्यू है वो कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो 3 + 5 + 7 ये कितना हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 8 + 7 कितना हो जाएगा 15। 15 का यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 9 वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, बट तीसरे स्टेटमेंट में 5 है दे रखा है यूनिट डिजिट, तो ये वाला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, सेकंड वाला वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था जो 2024 में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक x वैल्यू दे रखी है, वो क्या है 2 डिजिट नंबर है एक, ठीक है। और y है वो क्या है, वो भी 2 डिजिट नंबर है, बट ये y है ये तब प्राप्त हुई है जब हमने इंटरचेंज किया है, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x, ठीक है। और हमें दे रखा है कि x + y है वो क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2 डिजिट्स। तो देखो x + y दे रखा है अपने को ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2 डिजिट्स, तो भाई 2 डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है 99 हो सकती है। इसका मतलब x + y की वैल्यू हमें क्या दी गई है 99। अब क्वेश्चन में बोला गया कि x है वो एक 2 डिजिट का नंबर है, y है वो भी 2 डिजिट का नंबर है, जो कि x की जो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज करके बनाया गया है। तो मान लो कि मैं x को ऐसे लिख लूं कि 10a + b, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा a + 10b हो जाएगा, मतलब 10b + a हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या बोला गया कि x + y, तो यानी 10a + b और 10b + a, हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से देखो 11a + b आ जाएगा। ये पूरा का पूरा अपने पास में कितना दे रखा है 99, क्योंकि 99 ये वो जो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2 डिजिट्स हो सकती है ना। अब देखो 11 है ये 99 से कट जाएगा कितनी बार 9 बार, ठीक है। तो यहाँ से a + b की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। हमें ऐसी पॉसिबल जो वैल्यूज ऑफ x पूछी हैं कि भाई x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं इसके लिए, तो हमें बोला गया कि a + b = 9 है। अब a और b है वो कोई भी यूनिट सिंगल डिजिट है, ठीक है, जो कि 9 से 9 के बराबर हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है, ठीक है। 0 नहीं हो पाएगी a और b, a एंड b है वो 0 नहीं हो सकती हैं भाई। 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मान लो कि मैं 0 ले लिया, मैंने मान लो कि 9 यहाँ पर a की वैल्यू 9 ले ली, b की वैल्यू 0 ले ली, तो 90 चलो कि मैंने वैल्यू मान ली x, बट इसके नंबर्स को जब इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 09 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी y की वैल्यू, बट 09 है ये एक यूनिट डिजिट वाला नंबर ही तो हो जाएगा ना, तो y है वो 2 डिजिट का नंबर बचेगा नहीं, इसलिए हम a और b की वैल्यू 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता a की जगह 9 लेता तो b की जगह क्या था 0, ये वाला तो
केस कट हो जाएगा, अभी मैंने जो आपको बता दिया। इसके बाद में a की जगह मान लो मैं 8 ले लूँ तो b की जगह +1 हो जाएगा, तो इक्वल टू में 9 आ रहा है। a की जगह 7 ले लूँ +2 हो जाएगा 9, 6 लूँ तो +3 हो जाएगा 9, 5 लूँ तो प्लस में 4 हो जाएगा 9। अब मैं मान लो कि इसकी जगह पर आगे वाला क्या लूँगा, 4 + 5 9, फिर 3 + 6 9, 2 + 7 9 और 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो भाई x की जो नंबर, x की जो वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती हैं, एक तो 81 हो सकता है, एक 72, एक 63, एक 54। अब इसके अंकों को उल्टा करते जाओ, 45, 36, 27 और 18, ये 8 वैल्यूज हैं जो कि x की हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि P एंड Q, ये दो नंबर हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ओड हैं, ठीक है, और R और S है, ये क्या है, इवन। हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं कि एक तो फर्स्ट वाला दिया गया वो क्या है, P - R का होल स्क्वायर इंटू में QS, ये क्या होगा, ये इवन होगा। दूसरा दिया गया है कि Q - S इंटू में Q²S, ये क्या होगा, इवन होगा। थर्ड वाला दिया गया है कि Q + R का होल स्क्वायर इंटू में P + S, ये क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है वो हैं सही होंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट अपने को दिया गया है कि P - R का होल स्क्वायर इंटू में QS है, ये इवन नंबर होगा। तो देखो P और Q है, हमें क्या दिया गया, ओड नंबर दिया गया। R और S है, वो हमें पास में क्या है, इवन नंबर। हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं तो देखो P है क्या है, ओड है, माइनस R क्या है, इवन, मल्टीप्लाई में क्या है, Q क्या है, ओड, और एक और मल्टीप्लाई में S है, S क्या है, इवन। देखो यहाँ पर इवन है, ये इस पूरे का क्या है, मल्टीपल है। तो इवन नंबर को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, इवन नंबर ही आएगी। इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। फिर सेकंड वाला क्या दे रखा है, Q - S इंटू में Q² दे रखा है। तो Q क्या है, एक ओड नंबर है, माइनस में S क्या दे रखा है, इवन नंबर। फिर Q एक ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगी, ओड नंबर ही आएगी। इंटू में S क्या दे रखा है, इवन नंबर। तो यहां पर भी देखो ये पूरा का पूरा जो दे रखा है इसका मल्टीपल क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देगी, इवन नंबर ही देगी। इसका मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या बोला गया है कि Q + R, तो Q है वो क्या है, एक ओड नंबर है। Q है वो क्या है, ओड नंबर है, प्लस में R है वो क्या है, इवन है। तो ओड प्लस इवन करेंगे तो ये क्या आएगा, ओड आएगा। ओड का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी ओड ही आएगा। फिर बाद में क्या दे रखा है, P क्या है, ओड है, प्लस में S क्या दे रखा है अपने को, इवन। तो ओड प्लस इवन क्या आएगा, ओड आएगा। तो ओड और ओड को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ओड ही आएगा अपने पास में। और ऑप्शन में भी क्या बोलोगे, ओड। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
what is the number of 5 used in numbering a 260 page book? ये दे रखा है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग ए 260 पेज बुक। ठीक है, एक 260 पेजों की एक बुक है, उसमें जो पेज की नंबरिंग की गई है तो उसमें 5 को कितनी बार यूज लिया गया है। तो हम पहले 1 से 100 तक का चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 से लेकर 100 में यूनिट डिजिट पर 5 कितनी बार आएगा, तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। यहाँ पर यूनिट डिजिट में सिर्फ और सिर्फ 10 बार 5 आ रहा है ना, तो 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब सेकेंड प्लेस पर हम देखते हैं कि भाई 5 कितनी बार यूज होगा। तो 50 वाली जो लाइन होगी पूरी की पूरी 50 से लेकर 59 तक, ये जो 10 वैल्यूज होंगी इन सब के अंदर 5 यूज हो रहा होगा। तो 5 है वो सेकेंड प्लेस पर हुआ। तो 1 से लेकर 100 तक ये 5 हो कितनी टाइम्स यूज हुआ, तो 20 टाइम्स हुआ। ऐसे ही जब हम 100 से लेकर 200 तक जाएंगे तो उसमें भी 20 टाइम्स यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड प्लेस पर तो 5 आ नहीं रहा होगा, क्योंकि ये लेस देन 200, 200 में यहाँ पर थर्ड प्लेस पर तो 5 आएगा ही नहीं। यूनिट डिजिट पर 5 है, वो 100 जो वैल्यूज दे रखी होती है उनमें सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स ही यूनिट डिजिट पर 5 आता है। और सेकेंड प्लेस पर जो 5 है वो भी 10 टाइम्स ही आएगा, जो 50 वाली रो होगी उसी में ही आएगा। ठीक है, तो 100 से लेकर 200 तक भी कितने हो गए अपने पास में, हाँ 20 टाइम्स हो गए। तो 20 + 20 कितने हो गए हैं अभी, 40। ये 200 तक तो हमने काउंट कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें काउंट करने कहाँ से, 201 से लेकर 260 तक। तो 260 से पहले 50 वाली लाइन तो पूरी की पूरी आई जाएगी 50 से लेकर 59 तक। तो इसका मतलब सेकंड प्लेस वाले जो 10 जो 5 होंगे वो भी यहाँ पर यूज हो जाएंगे। तो 40 तो हमने 1 से लेकर 200 तक काउंट कर लिए थे। उसके अलावा यहाँ पर जो 50 वाली लाइन होगी उसके 10 जो 5 हैं वो भी काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो यूनिट डिजिट पर 5 है वो 201 से लेकर 260 तक कितनी बार यूज होंगे। तो देखो एक तो 205 होगा, एक 215 होगा, एक 225 होगा, एक 235 होगा, एक 245 होगा, एक 255 होगा। इसके जस्ट आगे वाला 265 लेंगे तो 265 है, ये ग्रेटर देन 260 हो जाएगा। तो ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर 5 है जो कि 200 से लेकर 260 के बीच में है, तो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 40 + 10 प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा इसका, 56। इसका मतलब कि 56 टाइम्स 5 है वो यूज हो रहा होगा कब, जब हम 260 पेज की एक बुक है उसके पेज को जब नंबरिंग कर रहे होंगे तब 5 है वो कितनी बार यूज हो रहा होगा, 56 टाइम्स। ठीक है, अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 32 की पावर है वो 5 प्लस में 2 की पावर 27 है। ये is divisible by 3, बी की वैल्यू कितनी है 7, सी ऑप्शन दे रखा है 10, डी ऑप्शन दे रखा है अपने पास में 11। ठीक है, ये
हमें क्वेश्चन दे रखा है 32 की पावर 5 प्लस में 2 की पावर 27, ठीक है। हमें पूछा गया है कि ये किस से डिविजिबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर बेस कितना बन रखा है, 2 है यहाँ पर बेस, यहाँ पर कितना है 32। अब 32 को अगर हम चेक करें तो 32 होता है, उसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 32 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 5, और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है ऊपर 5, प्लस में कितना है 2 की पावर 27 दे रखा है। तो मैंने बोला था कि भाई पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 × 5 25 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आएगा 2 की पावर 25 प्लस में कितना हो जाएगा 2 की पावर 27, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें 2 की पावर 25 है उसको कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 की पावर 25 है, इसको मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा 1, यहाँ से कितना बचेगा 2 की पावर 2। तो 1 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 × में 2 की पावर 25, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि मैं एक 2 की पावर है वो साइड में यूज ले लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 5 × 2 और साइड में 2 की पावर 24। तो 5 × 2 क्या होता है 10 × 2 की पावर 24 हो जाएगा। अब देखो ये पूरा जो नंबर है ये किसका मल्टीपल है 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि ये 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में ये इफ द सम ऑफ द देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स AB एंड CD इज द 3 डिजिट नंबर 1CE वेयर द लेटर्स A, B, C, D एंड E डिनोट डिस्टिंक्ट डिजिट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि AB इसको जब ऐड करते हैं CD में तब अपने पास में आंसर आता है 1CE, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो B + D है, इसको ऐड कर रहे हैं तो अपने पास में आंसर कितना आ रहा है E आ रहा है, ठीक है। अब A + C है
इसको जब ऐड करेंगे तो ये जो 1c लिखा हुआ है ना, इस 1c को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि AB लिखा हुआ होता है तब हम उसको लिखते हैं 10A प्लस में B। तो यहाँ पर 1c लिखा हुआ उसको क्या लिख सकते हैं, 10A, उसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 में प्लस सी। तो यहाँ से A प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, 10 प्लस सी आ गया। तो A प्लस में C कितना हो जाएगा, सॉरी, अगर यहाँ से A प्लस सी इक्वल टू 10 प्लस सी आया तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। बट A है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब कि A की वैल्यू वो 10 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, A की वैल्यू वो 10 तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कि A क्या होगा, A 10 से छोटा नंबर होना चाहिए। अब देखो A प्लस सी इक्वल टू 1c आ रहा है, इसका मतलब कि A है, A होना चाहिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के, अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 10 होना चाहिए था, बट A है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है तो 10 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि A के एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ यहाँ पर जोड़ा गया है, जो कि यहाँ का जो B प्लस डी जब हम कर रहे थे तो उससे एक हासिल है वो आगे हमने पास की होगी, तभी तो वो हासिल है उसमें A को हमने ऐड किया तब जाके 10 वैल्यू आ रही होगी। तो देखो B और D है, B एंड D है, ये भी क्या है, ये भी सिंगल डिजिट नंबर ही तो होंगी। अब कोई भी दो सिंगल डिजिट नंबर होंगी, उनका सम है वो मैक्स टू मैक्स 18 आ सकता है जब हम 9 प्लस 9 करें। तो कोई भी दो अगर सिंगल डिजिट नंबर होंगी तो उनका सम है वो मैक्स टू मैक्स 18 आ सकता है। तो अगर उनका सम 18 आ सकता है तो यहाँ से हासिल है वो आगे कितनी पास होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 पास होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 प्लस A है वो इक्वल में 10 हो सकता है। तो अगर 1 प्लस A है वो इक्वल में 10 हो सकता है तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू, A की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। ठीक है भाई, देखो AB को हमने CD में जोड़ा तो हमारे पास में आंसर क्या आना चाहिए, 1CE आना चाहिए। ठीक है, 1CE आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि A प्लस सी है वो क्या हो रहा होगा, वो 1C के इक्वल में होगा। अब 1C को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने कोई वैल्यू होती है AB को हम लिखते हैं 10A प्लस में B लिखते हैं। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10, और प्लस में B की वैल्यू C दे रखी है तो 10A प्लस में C हो जाएगा। इसका मतलब कि A प्लस C है वो किसके इक्वल में है, 10 प्लस C के इक्वल में। तो यहाँ से C से C तो कट हो जाएगा, तो A इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। बट A है वो एक सिंगल डिजिट का कोई नंबर होगा, इसका मतलब कि A की वैल्यू है वो 10 तो हो नहीं सकती है। तो एक केस हो सकता है कि यहाँ पर जब हम B प्लस डी ऐड कर रहे थे तो वहां से मान लो कि इसके आगे की साइड में कुछ ना कुछ हासिल गई होगी, वो A के साथ में ऐड हुई होगी, तब जाके ये 10 हुआ होगा। अब हासिल है वो 1 भी हो सकती है, वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट B और D हैं वो क्या है, वो सिंगल डिजिट के कोई नंबर हैं। तो दो अगर सिंगल डिजिट के अगर नंबर को ऐड करेंगे तो उनका मैक्सिमम सम है वो 18 हो सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लो कि मैं 18 से ज़्यादा 9 प्लस 9 है, 9 मैक्स टू मैक्स है, सिंगल डिजिट नंबर है, और सेकंड वाला 9 है वो भी मैक्सिमम सिंगल डिजिट नंबर है। तो इससे ज़्यादा जब हम लेंगे तो वो 10 हो सकता है, बट 10 है वो डबल डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो फिर उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो B प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है, 18 हो सकती है। ठीक है, तो 18 में अगर यहाँ पर E की जगह मैं 8 रख दूंगा और ये जो 1 है ये आगे हासिल पास हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 प्लस A प्लस सी है वो कितना हो जाना चाहिए, 10। तो वहां से C और C तो कट जाएगा, बट 1 प्लस A है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से ये इधर की साइड में 1 माइनस करेंगे तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो 24 में आए हुए थे। तो 24 वाले क्वेश्चन कितने हैं, 24 वाले क्वेश्चंस यहाँ से हैं शायद, है ना।
ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चन है जो कि 24 में आए हुए हैं। ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे। आप मुझे जो क्वेश्चंस हैं और वो बता देना, हम उनको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम LCM HCF स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, थैंक यू।